हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माई क्लास। मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर मिस्टर रोहित। और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है बाबू ब्रेन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ब्रेन कितना हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। और सबसे पहले जानते हैं कि इससे हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्यों बोला जाता है बाबू। इसलिए क्योंकि ये जो ब्रेन होता है ना, यह हमारे शरीर शरीर के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रहा है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है बाबू? ब्रेन करता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्रेन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ब्रेन को जब प्रोटेक्शन देने का जो काम करता है, सबसे पहले जो ब्रेन होता है ना, एक बोन्स के ग्रुप में पैक्ड होता है। उस बोन्स के ग्रुप को बोला जाता है बाबू कुछ इस तरह से। उस बोन्स के ग्रुप को बोला जाता है क्रेनियल। क्या बोला जाता है? क्रेनियल बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं क्रेनियल के अंदर बात करूँ कि क्रेनियल जो होता है वह कितने बोन्स का ग्रुप होता है, तो क्रेनियल्स जो होता है वह 8 बोन्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। सबसे पहले समझिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो ब्रेन होता है हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए ब्रेन को प्रोटेक्शन देना क्या है? बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ब्रेन को जब प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उस बोन्स का नाम क्या है? क्रेनियल बोन्स। और क्रेनियल्स बोन्स में कितना बोन्स होता है, कितना बोन्स का ग्रुप से मिलकर क्रेनियल बना हुआ होता है, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 8। और इसी क्रेनियल को आप लोग खोपड़ी बोलते हो, और भी पता नहीं अस्कल बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बाबू। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, लाइक कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो थोड़ा सा मे बी यह आपका क्रेनियल बोन्स, जिसे खोपड़ी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये हमारा हड्डी हो गया और ये हमारा ब्रेन हो गया। अब बताइए, अगर हड्डी के कांटेक्ट में डायरेक्ट ब्रेन आ जाता है तो ब्रेन में इन्फेक्शन फैलने का चांस है ना? बिल्कुल चांस है बाबू। तो इस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे ब्रेन के ऊपर एक और पतली सी लेयर लगी हुई होती है कुछ इस तरह से। और उस पतली सी लेयर को बोला जाता है बाबू, क्या बोलोगे आप लोग? मेनिंज ज्वाइंट बोलेंगे। क्लियर है? मेनिंज ज्वाइंट, मेनिंज ज्वाइंट। और यह मेनिंज ज्वाइंट क्या करता है? ब्रेन को और जो अस्कल होता है यानी कि जो क्रेनियल बोन्स होता है उसको एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से रोकने से बचाता है, जिसका नाम क्या है आपका? मेनिंज ज्वाइंट। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे मैंने कोई लड़का है वह किसी लड़के से दुश्मनी मोल ले लिया है। अब वो जो लड़का है वह रास्ते पे जा रहा है और कोई लड़का है उसका जो दुश्मन, उस दुश्मन ने उस लड़के को पीछे से डंडा से मार डाला उसके ब्रेन पे। अगर ब्रेन पे डंडा से अटैक कर दिया बाबू तो उसके ब्रेन में क्या आ जाएगा? चोट आ जाएगा। अगर वह चोट क्रेनियल बोन्स सह पाता है तो ठीक है, नहीं नहीं तो वही चोट अगर क्रेनियल बोन्स नहीं सहा और वह चोट कहाँ पे आ गया? इस मेनिंज ज्वाइंट पे लग गया बाबू, तो यहाँ पे उस इंसान को, उस लड़के को एक डिजीज हो जाएगा। और उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंज ज्वाइंट बोलते हैं। अब मेनिंजाइटिस, सॉरी मेनिंजाइटिस बोला जाता है। मेनिंजाइटिस के बारे में हम लोग और अच्छे तरीके से डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इतना समझिए। मैंने बताया कि जैसे हमारे ब्रेन पर अगर कोई चोट आ जाता है, अगर ब्रेन का क्रेनियल बोन्स सहन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वही चोट अगर कहाँ पे लग जाएगा? हमारे मेनिंज ज्वाइंट पे लग जाएगा, तो एक डिजीज हो जाएगा जिसका नाम क्या है? मेनिंजाइटिस रोग है बाबू। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए बोला जाता है कि ब्रेन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए बाबू जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वह क्या बोलते हैं कि ड्राइविंग करते समय हमेशा हेलमेट का यूज करें, क्योंकि ब्रेन को प्रोटेक्शन देना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है? अगर मैं और अच्छे तरीके से थोड़ा सा बात करूँ तो यह क्या होता है ना कि यह एक एमसीबी की तरह काम करता है। जैसे कि आप सभी लोग के घर में बिजली वगैरह होता होगा, और उस बिजली को मतलब लाइट को जो कंट्रोल करने का, इलेक्ट्रिसिटी को जो कंट्रोल करने का काम करता है वह कौन करता है? एमसीबी करता है। जैसे अगर हम एमसीबी को गिरा देते हैं ना, तब पूरा का पूरा जो बिजली होता है वह क्या हो जाता है? ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह हमारे बॉडी का एमसीबी है। अगर यह ब्रेन अगर डैमेज पड़ा बाबू तो हमारा शरीर समझो कि डैमेज हो जाएगा। इसलिए बाबू ब्रेन को प्रोटेक्शन देना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ तक क्लियर है?
ये तो हमने जनरली पढ़ा ब्रेन के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में कि ब्रेन रियलिटी में होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब समझते हैं कि इस ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, ब्रेन को पार्ट्स जानने से पहले इसको पहले रफ करना होगा हमें। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं बाबू। ब्रेन, और हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो सबसे आगे वाला जो एरिया होता है, उस आगे वाले एरिया को बोला जाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन बोला जाता है। और जो बीच वाला एरिया होता है, उस बीच वाले एरिया को बोला जाता है मिड ब्रेन बोला जाता है। क्लियर है? और जो सबसे पीछे वाला एरिया होता है, उस एरिया को बोला जाता है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन। यहां तक क्लियर है? अब देखो, हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यहां तक क्लियर है? अब समझिए, फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसे बोला जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम बोला जाता है। जो सेकंड पार्ट्स होता है उसे बोला जाता है थैलमस। थैलमस बाबू फ्लावर में भी होता है, वो वाला बात समझना। और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलमस। तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सेरेब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं तो मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है जिसे बोला जाता है कॉर्पोरा, और एक और पार्ट्स होता है जिसे बोला जाता है सेरे, हाँ स्पेलिंग गलत हो गया, वेट 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 वेट, सेरेब्रल। मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। एक हो गया कॉर्पोरा और एक क्या हो गया हमारा सेरेब्रल। अगर मैं इसकी बात करूं हैंड ब्रेन की, तो जनरली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऐसे 3 पार्ट्स बोला जाता है। एक होता है जिसे हम लोग बोलेंगे सेरे बेलम बोलेंगे, और एक और पार्ट्स होता है जिसे हम लोग बोलेंगे मेडुला एब्लोम गेटा। कहीं कहीं पे दिया रहता है बाबू, इसी का एक और नाम भी होता है जैसे पोन्स। अगर मैं इसका पूरा नाम की बात करूं तो पोन्स एब्रल बोला जाता है। लेकिन जनरली 2 पार्ट्स को ही हम लोग जानेंगे। हैंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम और मेडुला। मैंने बताया कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है? फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम होता है, थैलमस होता है, हाइपोथैलमस होता है। क्लियर है? अगर मैं मिड ब्रेन की बात करूं तो मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स हो जाएंगे? 2 पार्ट्स हो जाएगा, एक कार्पोरा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? सेरेब्रल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैं बात करूँ हैंड ब्रेन की बात करूँ तो इसके कितने पार्ट्स हो जाते हैं? जनरली कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम और एक मेडुला एब्लोंगेटा, और एक और कहीं कहीं पे दे दिया जैसे पेंस एब्रोल बोला जाता है। ठीक है बाबू? चलिए, यही पार्ट्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबके वर्ग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे, सबका वर्ग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फोर ब्रेन के बारे में। अब फोर ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा सा पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब क्या करते हैं, सबके बारे में बारीकी से हम लोग समझेंगे। चलिए समझना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में जानते हैं। चलिए देखो,
सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेरेब्रम के बारे में। देखो, सेरेब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का 66% जो हिस्सा होता है वह अकेला किसका होता है, सेरेब्रम का होता है। अगर मैं इसका वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है, वर्क क्या, थिंकिंग, और अंडरस्टैंडिंग। सेरेब्रम का काम क्या होता है, थिंकिंग। अगर हम किसी भी चीज के बारे में सोच पा रहे हैं तो किसकी वजह से, सेरेब्रम के बारे में। अगर हम किसी चीज को समझ पा रहे हैं तो किसकी वजह से, सेरेब्रम की वजह से। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ कुछ बातें आता है बाबू कि कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है। अगर कोई लड़का पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब क्या, कि वह क्या कर पा रहा है बाबू, किसी भी चीज़ को आसानी से मतलब समझ पा रहा है। और अगर आसानी से समझेगा तो उस चीज़ के बारे में वह लड़का क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा सोचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस लड़के का जो सेरेब्रम है वह बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्टिव है। तो जिसका सेरेब्रम मजबूत रहेगा या बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा वह लड़का बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। आपसे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कोई लड़का पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो बोल देना भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा जो सेरेब्रम है वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से तुम किसी भी चीज़ को आसानी से समझ पा रहे हो और किसी चीज़ के बारे में आसानी से सोच पा रहे हो। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, और कोई कोई बच्चा होता है बाबू जो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर पढ़ने में ज़्यादा कमज़ोर है तो सबसे पहले वह लड़का क्या करेगा, चाहे तो वह किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ को मतलब आसानी से नहीं समझ पाएगा। आसानी से नहीं समझने का रीज़न क्या है बाबू, क्योंकि उसका सेरेब्रम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। अगर सेरेब्रम कमज़ोर रहेगा तो वह लड़का बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएगा आसानी से और बहुत ही ज़्यादा वह नहीं सोच पाएगा। तो इसलिए वह बच्चा क्या होता है, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने समझ लिया सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरेब्रम के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है बाबू उसे बोला जाता है थैलेमस। चलिए मिटा देते हैं इसको। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं थोड़ा थैलेमस के बारे में कि थैलेमस होता क्या है। अगर मैं थैलेमस की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। रियलाइज ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज। ओहो गलत हो गया, कोई नहीं कोई नहीं। रियलाइज ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज, मिस्टेक होता है, कोई नहीं। थैलेमस का काम क्या होता है, रियलाइज ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज। कहने का सेंस है थैलेमस जो होता है वह क्या रियलाइज करवाता है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज, यानी कि हमारे शरीर के बाहर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी इवेंट हो रहा है उसको रियलाइज करवाने का काम कौन करेगा, यही करेगा, जिसका नाम क्या है, थैलेमस। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वह क्या कर रहा है बाबू, मतलब बाहर की ओर जा रहा है, मतलब बाहर घूमने के लिए जा रहा है और जाते जाते क्या हो रहा है कि तेज बारिश होने लगी। अब तेज बारिश होने लगी तो वह लड़का को पता कैसे लग पाता है बाबू कि बारिश हो रही है, तो क्या, तो बाहर की चीज़ों का जो एहसास दिलाने का काम करेगा वह कौन करेगा, हमारा वही ब्रेन का कौन सा पार्ट्स करेगा, थैलेमस करेगा, करेगा ना। यहाँ तक क्लियर, इसलिए बोला रियलाइज ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज। अब मान लीजिए कि हम रास्ते पे जा रहे, गर्मी का मौसम है तो बहुत ही ज़्यादा तेज मतलब धूप पड़ रही है। अब बहुत ही ज़्यादा तेज धूप पड़ेगी तो हमें कैसे पता लग पाता है, क्योंकि है तो वह बाहर का एक्टिविटीज ना, तो बाहर की एक्टिविटीज को जो रियलाइज करवाने का काम करता है उसका नाम क्या है, थैलेमस। तो रियलाइज ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज नोन एज थैलेमस। रियलाइज ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज नोन एज बाबू क्या हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैलेमस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, थैलेमस का ही भाई, उस थैलेमस के भाई का नाम है हाइपोथैलेमस। और ये हाइपोथैलेमस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे पहले समझिए,
यह हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, यह रियलाइज ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज। बाहर की चीजों का एहसास कौन दिलाएगा, थैलेमस दिलाएगा। और अंदर की चीजों का जो एहसास दिलाने का काम करेगा वह कौन करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगी है, तो हमें पता कैसे लग पाता है कि हमें भूख लगी है, तो भूख क्या अंदर से होने वाला इवेंट है ना जी। तो अंदर से होने वाला इवेंट है, घटना है, तो उसको एहसास दिलाने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। करेगा नहीं तो क्लियर है ना। जैसे हमें प्यास लगी है, क्या लगी है, प्यास लगी है, तो प्यास लगी है तो वह भी कहाँ से हो रहा है, अंदर से ही प्यास लगी है ना, कि बाहर से हो रही है। तो अंदर की चीजों का एहसास कौन दिलाएगा, हाइपोथैलेमस। तो भूख का एहसास हाइपोथैलेमस, प्यास का एहसास कौन दिलाएगा, हाइपोथैलेमस दिलाएगा। ठीक है बाबू। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइपोथैलेमस को ना हमारे बॉडी का दादाजी बोला जाता है, ग्रैंडफादर, दादाजी। हमारे शरीर का दादाजी किसे बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। क्यों बाबू, क्योंकि हमारे शरीर में एक दादाजी होते हैं, और दादाजी का काम क्या होता है, घर के जितने भी मेंबर है ना सबको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, दादाजी करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जितने भी तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। उतना नहीं जानते एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो अभी मत रहने दीजिए, दादाजी होता है, बस इतना जानिए। अगर दादाजी गुस्सा हो जाते हैं आप लोग के घर में, तो बताओ सबका हालत खराब करके रख देते हैं ना क्या, दादाजी के सामने आपके पापा का भी चलता है, नहीं चलता है। इसलिए हाइपोथैलेमस क्या बोले, दादाजी। अब मान लीजिए कभी दादाजी गुस्सा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, जब दादाजी गुस्सा हो जाते हैं तो घर के जितना भी मेंबर होता है सबका हालत खराब कर देंगे ना, बिल्कुल करेंगे। जैसे हाइपोथैलेमस की वजह से मैंने क्या बताया, इंटरनल चीज़ों का एहसास दिलाता है। जैसे मान लो मैंने से दादाजी को बोला हम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बैठे हैं और किसी लड़का को क्या लग गया, प्यास लग गया, तो क्या प्यास लगा तो क्या वह प्यास से वह लड़का पढ़ पाएगा जी, नहीं पढ़ेगा ना। तो प्यास लगा उसका एहसास कौन दिला रहे हैं, दादाजी दिला रहे हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस दिला रहे हैं। और हाइपोथैलेमस दिला रहा है तो बताओ क्या हमारे शरीर का पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना, बिल्कुल हो गया। क्योंकि हम तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन प्यास लगने की वजह से पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम रास्ते पे जा रहे हैं बाबू, ठीक है, इतना रहने दीजिए अभी, बस लाइब्रेरी वाला किस्सा समझ में आ गया ना। अब देखो हाइपोथैलेमस की वजह से क्या होता है, प्यार होता है, लव। अगर मैं लव की बात करूं तो हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। अब जो लव होता है यह भी कौन सा एक्टिविटीज है, अंदर से होने वाली एक्टिविटीज है ना, जैसे फीलिंग आता है, किसी के लिए इमोशन आ जाता है हमें, तो किसकी वजह से, अंदर से ही फीलिंग है ना जी, तभी हम उसको बोलेंगे ना प्यार। तब प्यार का भी एहसास कौन दिलाएगा, हाइपोथैलेमस दिलाएगा। और मैंने बताया कि अगर हाइपोथैलेमस गुस्सा हो जाता है तब पूरा शरीर को सिस्टम को आउट ऑफ कंट्रोल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई लड़का का हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया है तो उससे किसी लड़की से क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी, उसी से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्यार हो जाएगा, मान लो कि प्यार में कोई पढ़ा लड़का कोई काम कर रहा है जी, और काम कर रहा है, जैसे लाइब्रेरी वाला एग्जाम्पल है, तो लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, उसने जैसे ही कॉपी को पलटा पढ़ने के लिए, जैसी कॉपी को पेज को पलटा वह लड़की का चेहरा दिखलाई दे रहा, तो बताओ अगर लड़की का चेहरा या दिखलाई देगा तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कंसंट्रेट कर पाएंगे, नहीं ना। दूसरी बड़ी बात देखो, एक और बात समझिए, इस हाइपोथैलेमस को एक्टिव होने में ना मात्र 7 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का, 7 सेकंड का। जैसे मान लीजिए कोई लड़का जैसे ही किसी लड़की को देखता है, ऐसा नहीं समझिए कोई लड़का है बाबू और कोई लड़का के सामने से कोई सुंदर सी अगर लड़की गुजर रही है, तो लड़का का क्या होता है, आदत क्या होता है, उस लड़की को देखेगा ही। और लड़की को जैसे ही देखेगा तो उनके बीच में क्या शुरू हो जाता है, जैसे मान लो कि लड़की को देखा और लड़की भी बाबू उसी टाइप का लड़का दिखने में अच्छा है, तो वह लड़की भी क्या करेगी, लड़का को देखेगी।
अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, आइज कांटेक्ट शुरू हो जाएगा, और आइज कांटेक्ट शुरू हो जाएगा तो मात्र 7 सेकंड का समय लगेगा। कितना सेकंड का, 60 सेकंड का समय लगेगा, और हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और इसी को बोलो किसका नाम दे देंगे, प्यार का नाम देंगे। अब बताइए, प्यार में पड़ा हुआ लड़का क्या किसी भी चीज को, किसी भी काम को आसानी से कर पाता है, नहीं ना। तो मैंने क्या बताया, अगर हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो बताओ पूरा सिस्टम को आउट ऑफ कंट्रोल कर देगा ना जी, करेगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ बातें होती है कि हाइपोथैलेमस को कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अभी बस इतना समझिए, ठीक है। प्यार होने का मेन रीजन क्या है, हाइपोथैलेमस। कौन सा रीजन, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस जो होता है वह प्यार को नहीं मानता है। क्यों प्यार को नहीं मानता है, मैंने बताया कि अगर कोई लड़का तभी उस लड़की को देखेगा ना जब वह सुंदर रहेगी। अगर उस सामने से कोई बदसूरत सी लड़की, सावली सी लड़की गुजर रही होती, क्या वो लड़का देखना पसंद करेगा, नहीं ना। तो अगर सच में प्यार होता तो जरूर वो लड़का जो होता उस लड़की को देखता, है ना। लेकिन नहीं, वह जब भी देखा तो किसको देखेगा, सुंदर सी लड़की को देखेगा। सुंदर सी लड़की को देखा तो दोनों के बीच में क्या होगा, आइज कांटेक्ट शुरू हुआ, और जैसे ही आइज कांटेक्ट शुरू हुआ उस लड़का का और लड़की का क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, और वह एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे। और वही लड़का भाई पढ़ाई करने के लिए बैठा है तो उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा है, तो बताओ क्या पढ़ पाएगा, नहीं ना। तो क्या उसका शरीर का सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, बिल्कुल हुआ। इसलिए बोला जाता है हाइपोथैलेमस को हमारे शरीर का दादाजी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, रियलाइज ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटीज इनोनेस कौन बाबू, थैलेमस, और रियलाइज ऑफ इंटरनल एक्टिविटीज इनोनेस कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्लियर है। ये मैंने आप लोगों को फोर ब्रेन के बारे में बता दिया। अब समझते हैं मिड ब्रेन के बारे में। इससे पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, कुछ किया जाए, वेट, फैन ऑन करते हैं। देखिए, फैन को मैंने इसलिए ऑन नहीं किया था क्योंकि क्लास में बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग होती है, मतलब फ़ैन को ऑन करने से आवाज़ आता है, लेकिन क्या करें, गर्मी बाबू कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए फ़ैन को ऑन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे वह ज़रूर मैनेज करेंगे, ठीक है ना। अगर गर्मी नहीं लगेगी तो ढंग से पढ़ा पाएंगे। तो चलिए समझाते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया फोर ब्रेन के बारे में, क्लियर है। अब फोर ब्रेन के बाद जो नेक्स्ट हमारा ब्रेन का पार्ट्स आता था, उस ब्रेन के पार्ट्स को क्या बोला जाता था, स्पीड को कम किया जाए मैं भी, अब ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रेन का पार्ट्स होता था उससे बोला जाता था मिड ब्रेन। थोड़ा मिड ब्रेन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, बीच वाले एरिया को मिड ब्रेन बोला जाता है, सबसे आगे वाला एरिया को क्या बोला जाता है, फोर ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो बीच वाला एरिया के बारे में जानते हैं जिसका नाम है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है कॉर्पोरा, और एक होता है जिसे क्या बोला जाता है, सेरेब्रल। देखो बाबू, कॉर्पोरा का काम क्या होता है, यह सी एंड लिसनिंग, यानी कि देखने और सुनने का काम कौन करवाता है बाबू, कॉर्पोरा करवाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का बैठा हुआ अपने घर में और उसके बगल में शादी हो रही है, और शादी होगा बाबू तो डीजे बजेगा ही, तो डीजे का आवाज़ उस लड़का को सुनाई देगा। तो वह लड़का उस डीजे की आवाज़ को कैसे सुन पाता है, किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरा। कॉर्पोरे क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, और रास्ते से जा रहे हैं तो पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है, तो आपको कैसे पता लग पाता है कि भाई हॉर्न लग रहा है। तो हॉर्न मतलब जो क्या मैंने बताया कि सुनने का जो काम करवाता है वह कौन करवाता है जी, कॉर्पोरा करवाता है। अब आप लोग बोलोगे सर जी कान, अरे भाई कान की बात अलग हो गया, कान को भी मैसेज कौन देता है, कॉर्पोरा ही देता है ना। तो देखने सुनने का काम कौन करवाएगा, कॉर्पोरा करवाएगा,
ठीक उसी प्रकार से सी यानी कि देखना। अब मान लो मेरे सामने से कोई सेलिब्रिटी गुजर रहा है। अगर कोई सेलिब्रिटी गुजर रहा है बाबू, तो हमें पता कैसे लग पाता है भाई कि मेरे सामने से कोई सेलिब्रिटी गुजर पा रहा है? तो क्यों, किसकी वजह से? तो कॉर्पोरा की वजह से। ठीक है, जैसे सेलिब्रिटी गुजरेगा हमारे उसका जो इमेज रहेगा हमारे आंखों पे बनेगा, और आंखों पे इमेज बनाने का जो काम करेगा वह कौन करेगा? यही करेगा जिसका नाम था कॉर्पोरा। तो मैंने बताया सी यानी देखने का काम कौन करवाता है? कॉर्पोरा। और सुनने का भी काम कौन करवाता है? कॉर्पोरा करवाता है। क्लियर है यहाँ तक? सी एंड लिसनिंग कौन करवाएगा? कॉर्पोरा करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, कॉर्पोरा के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है उसे हम लोग बोलेंगे सेरेब्रल। सेरेब्रल बबुआ थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा कहने का सेंस है कि इसके बारे में समझिए। इसको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, देखिए हमारे ब्रेन में अगर मैं बात करूं कि हमारे शरीर में एक सेकंड ब्रेन भी होता है। सेकंड ब्रेन जो होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन का नाम है राष्ट्रपति। समझ लो, क्या? राष्ट्रपति। यह हमारा क्या है? ब्रेन। ब्रेन का नाम है राष्ट्रपति। और नीचे हमारा क्या है? स्पाइनल कोड है। क्या है जी? स्पाइनल कोड है। और इस स्पाइनल कोड का नाम है बाबू क्या? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति। इसका कौन हो जाएगा? स्पाइनल कोड हो जाएगा। स्पाइनल कोड मैंने यही बताया। अब समझ लीजिए, स्पाइनल कोड को बाबू सेकंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ब्रेन? सेकंड ब्रेन। कहने का सेंस है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मैंने उदाहरण इसलिए दिया, जैसे मान लो अगर राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चला जाता है या किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, डेथ कर जाता है, तो राष्ट्रपति का काम कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है ना। बताइए, अगर राष्ट्रपति छुट्टी पे चला जाता है तो जैसे मान लो कि कोई राष्ट्रपति वह बीमार पड़ गया बाबू, अब बीमार पड़ गया तो उस केस में तो राष्ट्रपति काम नहीं ना संभाल सकता हमारे देश का, तो वह किसके ऊपर वह जिम्मेदारी सौंप की जाएगा? तो उपराष्ट्रपति के ऊपर सौंप की जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रेन होता है। या जो हमारा ब्रेन होता है, जैसे मान लो या किसी काम में बिजी हो गया, बिजी हो सकता है वह लड़का कोई लड़का किसी लड़के का ब्रेन पढ़ने में बिजी हो गया, किसी को सोचने में बिजी हो गया। यानी कि जो राष्ट्रपति है ब्रेन वह क्या हो गया बाबू? काम पे चला गया, ब्रेन पे चला गया। जब काम पे चला जाता है तो मैंने बताया उपराष्ट्रपति काम किसके ऊपर सौंप के जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारा ब्रेन बिजी हो जाएगा तो उस समय काम कौन करने का काम करेगा? स्पाइनल कोड। कौन करेगा? स्पाइनल कोड। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, राष्ट्रपति बिजी है तो भाई कोई ना कोई तो बताने वाला होना चाहिए उपराष्ट्रपति को ना, कि भाई हम राष्ट्रपति साहब जी बिजी हो रहे हैं, मेरा काम आप संभालो। तो ब्रेन का काम को स्पाइनल कोड तक जो पहुंचाने का काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल बोलेंगे। सेरेब्रल यानी कि राष्ट्रपति के काम को जो उपराष्ट्रपति को बताने का काम करता है उसका नाम क्या है? सेरेब्रल नाम है बाबू। ठीक है, यानी कि मेरा बतलाने का मोटिव क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है वह कौन करेगा? सेरेब्रल करेगा। यहाँ तक का फंडा क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात? कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है बाबू ना कि जैसे मान लो कि हम कैसे मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे मान लो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के लिए टेबल पे बैठे हुए हैं, जो लड़का पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा लीन है, मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गया ना कि बाहर से कोई भी एक्टिविटीज़ हो रहा है उस एक्टिविटीज़ को वह रियलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी कि वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो मैंने बताया कि पढ़ने में बिजी है उसका मतलब उसका ब्रेन क्या है? बिजी हो गया। तो ब्रेन अगर बिजी तो ब्रेन का काम कौन संभालेगा? स्पाइनल कोड संभालेगा। तो जो ब्रेन होता है ना जी, वह डेली डेली काम करता है, तो उसको आदत होती है कि भाई मुझे काम करना है, लेकिन स्पाइनल कोड को काम कभी कभी सौंपा जाता है। तो ब्रेन जैसे मान लो कि बिजी है, उस समय अगर हम
ब्रेन बिजी है तो उस समय काम कौन संभाल रहा है? सेरेब्रल संभाल रहा है। तो उस समय अगर हम जाके उस बच्चे को बोलेंगे भो, तो बच्चा क्या हो जाता है? यहाँ पे डर जाता है। क्यों? क्योंकि सेरेब्रल को आदत नहीं है ना, सेरेब्रल को तो टेम्पोररी काम दिया गया है ना ब्रेन का। लेकिन अगर ब्रेन हमारा बिजी नहीं होता है तो आओ ना हमारे सामने, कोई टेंशन वाली बात है? डर लगेगा नहीं। तो सेरेब्रल अचानक से डर क्यों जाता है? क्योंकि सेरेब्रल में 33 जोड़ा जो पेयर होता है वह नस होता है बाबू, ऐसे बोल सकते हो आप लोग, या मैं सियोरिटी नहीं बता सकता इसके बारे में, ब्रेन के बारे में। तो सेरेब्रल इसी वजह से हम डर जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन क्या होता है? बिजी होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे मान लो दूसरी बात कि मेरे मम्मी पापा ने, जैसे मान लो कोई लड़का है, उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांट दिया कि भाई तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इतने बड़े हो गए, 20 साल के हो गए, अभी तक बेरोजगार बैठा हुआ है। तो वो लड़का को दुख लग जाता है। अब दुख लगेगा तो लड़का क्या करेगा? छत पे जाके सोचने लगे कि मम्मी ने ऐसे मुझे बोल दिया, पापा ने मुझे ऐसे बोल दिया। तो वो लड़का का ब्रेन क्या हो जाएगा? बिजी हो जाएगा। और उसी समय अगर ब्रेन बिजी है तो कौन काम कर? सेरेब्रल काम, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है। और उसी समय अगर मैं जाके उससे बोलूँगा, उसके शरीर के ऊपर अगर मैं हाथ रखूँगा, तो वो लड़का वहाँ पे क्या हो जाएगा? डर जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारा बिजी है सोचने में। अब ब्रेन का काम कौन संभाल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड संभाल रहा है। क्लियर है? तो ब्रेन के काम को जो स्पाइनल कॉर्ड तक जो बताने का काम करता है वह कौन करेगा? सेरेब्रल करेगा। यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है वो कौन करेगा? सेरेब्रल करेगा। यहाँ तक फंडा क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। कार्पोरा का काम मैंने बता दिया, देखने और सुनने में हेल्प करेगा। सेरेब्रल का भी काम मैंने बता दिया कि भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कॉन्टैक्ट बनाने का जो काम करता है वह कौन करता है? सेरेब्रल करता है। यहाँ तक फंडा क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट वाला बच गया बाबू पार्ट्स, सबसे पीछे वाला पार्ट्स, जिसे आप लोग दिमाग भी बोलते हो, और उस दिमाग को क्या नाम दिया जाता है जी? हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। मैंने बताया कि हैंड ब्रेन के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है, एक पार्ट्स को क्या मैंने बताया था? सेरेबेलम। सेरेबेलम। और एक पार्ट्स होता था जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? मेडुला एब्लोंगेटा। मिड ब्रेन के हैंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2, सेरेबेलम और मेडुला एब्लोंगेटा। अब देखिए, सेरेबेलम का काम क्या होता है? बैलेंसिंग करने का काम। बैलेंसिंग कहने का सेंस है कि अगर हम रास्ते से जा रहे, इसका मतलब हम शरीर, अगर रास्ते से जा रहे, क्यों रास्ते से जा रहे, इसका मतलब हमारा शरीर क्या है बाबू? बैलेंस है कि रास्ते पे चलना चाहिए। अगर हम रास्ते, जैसे मान लो कि मेरा मकसद है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं डायरेक्ट कहाँ पे जाऊँगा? यहीं पे जाऊँगा ना। क्यों ना मैं इधर चला जाता हूँ, क्यों ना मैं इधर चला जाता हूँ, क्यों ना मैं इधर चला जाता हूँ? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? सेरेबेलम कर रहा है। अगर हम चल पा रहे, इसका मतलब हम गिर क्यों नहीं जा रहे हैं जी? जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे मैं चल रहा हूँ, रास्ते पे चल रहा हूँ, सीधा ही क्यों चल रहा हूँ मैं गिर क्यों नहीं जा रहा? क्यों? रीजन ये है बाबू, क्योंकि बैलेंस है। अब बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? सेरेबेलम कर रहा है। अब ठीक है, उसी प्रकार से कभी कभी देखे होंगे जो बेवड़ा इंसान होता है, जो शराबी होता है, वह शराब पी के आता है, कुछ देर चला और गिरते पड़ते रहते। इसका मतलब क्या? क्यों गिरते पड़ते रहता बाबू? क्योंकि जो बेवड़ा इंसान होता है, अगर वह शराब का नशा कर लेता तो उस समय उसके शरीर में सेरेबेलम जब होता है काम करना छोड़ देगा। और सेरेबेलम का ही काम क्या होता है? बैलेंस करना। अब सेरेबेलम काम करना छोड़ देगा बबुआ, तो हमारे शरीर को बैलेंस कोई करेगा? अब बैलेंस नहीं करेगा तो हम गिरते पड़ते रहेंगे ना। तो हमारे बॉडी को जो बैलेंस करने का काम करेगा वह कौन करेगा? सेरेबेलम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक और आता है जी, जिसका नाम है मेडुला एब्लोंगेटा। अगर मैं मेडुला एब्लोंगेटा के बारे में बताऊं आप लोगों को तो समझिए मेरी बात।
देखो इसके एक टर्म बताया गया, यह अनैच्छिक अनैच्छिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज यानी कि अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया कहने का, अगर मैं इसका इंग्लिश टर्म इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा बाबू, हिंदी टर्म में बता रहा हूं। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करेगा? मेडुला ऑब्लिंगेटा करेगा। जैसे वैसा काम जो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, उसकी शादी हुई बाबू, शादी फिक्स हो गई, उस लड़का को लेने का मन है बाबू दहेज में पल्सर NS 200, लेकिन उसे दहेज में क्या दिया जा रहा है? हीरो होंडा दिया जा रहा है। तो बताओ क्या उसके मन के अकॉर्डिंग हो रहा है? नहीं ना। तो जो हमारे मन के, वैसा काम जो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता है उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो यही करेगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा करेगा। जैसे हम अब हमारे शरीर के अंदर कौन सा काम मन के अकॉर्डिंग नहीं हो? जैसे अगर हम सांस ले रहे हैं तो क्या यह हमारे मन के अकॉर्डिंग हो रहा है भाई कि हमें इतना सांस लेना है, इतना सांस नहीं लेना है? क्या मन के अकॉर्डिंग हो रहा है? हार्ट बीट, क्या हम अपने दिल को बोल रहे हैं भाई कि दिल साहब थोड़ी देर के लिए रुकना, बंद कर दीजिए? तो जो दिल धड़क रहा है वो हमारे मन के अकॉर्डिंग हो रहा है क्या? नहीं। तो जैसे डाइजेशन, अगर हम खाना खाते हैं तो खाना को क्या आप अंगुली से डाल को ढकेलते हो भाई कि जाओ अंदर की ओर जाओ, अंदर की ओर जाओ, अंदर की ओर जाओ, और ओसोफेगस में जाओ, फिर कहाँ जाओ? इंटेस्टाइन में जाओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाओ। क्या हम अकॉर्डिंग बोलते हैं? क्या हाथ से धक्का देते? नहीं ना। तो वो भी कौन हो रहा है? डाइजेशन, वह हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो कौन? लाइक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, हार्ट बीट, डाइजेशन, ETC को कंट्रोल करने का जो काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बबुआ मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा का काम क्या होता है कि ऐसा वर्क जो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, डाइजेशन, या जो भी काम हो रहा है वह हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो बाबू इसी के साथ हमारे शरीर का सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन था ब्रेन, ब्रेन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आई होप, आशा करता हूँ अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से देखोगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है 2 बार देखोगे, 2 बार में समझ नहीं आता 3 बार देखोगे, तो आई होप ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यही हमारा ब्रेन होता है। मैंने बताया कि ब्रेन हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है ना कि पूरा एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है हमारे शरीर के अंदर? तो ब्रेन ही करता है। इसलिए इसे मैंने बताया था कि हमारे शरीर का MCV भी बोला जाता है। चलिए इसी के साथ ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।